गुड इवनिंग, बैठे सर, बैठो। हेलो 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 हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो 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 बैठो। क्या करना है, मैं डिस्कस? ठीक है। अच्छा जी। क्वेश्चन 2 पूछना है आपको। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा करना, आंसर आ जाएगा। वर्टिकल पोजीशन में तो रेस्ट पे मानना। अगर लोएस्ट पार्टिकल को वेलोसिटी u दोगे तो मिड वाले को u/2 आएगी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा और नीचे
वाले पार्टिकल का वेलोसिटी u होगा तो बीच वाले का u/2 होगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम होगा। अब इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, ठीक है। हाँ, पर वो रॉड से अटैच्ड है ना, रॉड के अंदर चिपका हुआ है वो। अगर इस पेन के टिप को वेलोसिटी देंगे तो मिड पॉइंट को वेलोसिटी मिलेगी ना, पीछे थोड़ा रहेगा वो। ये एक रॉड के अंदर एक बीड फिट किया हुआ बॉल, एक ही रॉड, ऐसे यूं यूं नहीं हो सकती, मुड़ नहीं सकती हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। और आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डी ऑप्शन पूछ रहे हैं। The impulse provided by the friction force on the ball for the duration of collision cannot be neglected in comparison to, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी जो है, दीवार से टक्कर हो रही है, टकरा के वापस जा रहा है इधर, तो जो टक्कर का नॉर्मल है वो इंपल्सिव है, जो टक्कर का नॉर्मल लगेगा वो इंपल्सिव है। तो टक्कर का फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होगा ना, बॉल पे जो लगेगा जब बॉल यहां से गुजरेगी, तो क्योंकि नॉर्मल इंपल्सिव है इसलिए फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। नॉर्मल की वैल्यू अगर 10 लाख है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 5 लाख है, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए डी इसका आंसर होगा ना। डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, हिंदी भाषा में समझाते हैं। फ्रिक्शन के द्वारा बॉल पर लगाई गई इंपल्स जो टक्कर के दौरान होगी उसे कम नहीं माना जा सकता जो कि नॉर्मल के द्वारा लगाई गई इंपल्स से। माने हिसाब किताब में छोड़ नहीं सकते उसको। पैसे का हिसाब लगा रहे हैं, अगर ये 10 लाख रुपए का मामला है तो ये 5 लाख का मामला है, ये छोड़ नहीं सकते 5 लाख का हिसाब। 2-3 रुपए नहीं है, 10 लाख के हिसाब में 2 रुपए छोड़ दिए, सच्ची बात कर रहे तू, ठीक है। अब और क्वेश्चन नंबर 10 में जाएं। If the whole system is dipped into liquid of density this, the work done by mg, अब देखो वर्क किसका पूछा गया है, mg का ही पूछा गया है, तो फोर्स तो वही का वही और डिस्प्लेसमेंट का भी वही का वही, तो दुनिया बदल जाए तो क्या फर्क है ना। फोर्स भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, आसपास की दुनिया बदल गई, पानी भर गया, तो पानी भरने का कुछ और फोर्स लगता होगा, उसका कुछ पूछते तो बात अलग। इसका वर्क क्यों बदलेगा, उसका वर्क तो वही रहेगा, सीधा जवाब। इसका स्टेटमेंट है। 8th क्वेश्चन हो गया, पॉइंट तो क्लियर। अब 8th क्वेश्चन में आ रहा है, इफ block is moved up with constant speed, the acceleration of block is 0। ये क्या ऊपर पैराग्राफ है क्या कोई, अच्छा इसमें ले जा रहे हैं। जब ब्लॉक को कांस्टेंट स्पीड से ले गए, जब इस पहाड़ी के ऊपर
इस ब्लॉक को कांस्टेंट स्पीड से ले जाएंगे तब हमें जवाब देना है। तो पहला सवाल है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज जीरो। जीरो तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर लिखा है कि एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट इज जीरो। तो स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन कंपोनेंट टेंजेंट टू द प्लेन इज नॉट जीरो, इज नॉन जीरो। अपन ने कह दिया जीरो है तो फिर कैसे नॉन जीरो होगा ना। एक्सेलरेशन कंपोनेंट नॉर्मल टू सरफेस इज नॉन जीरो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने वाला कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो कर्व सरफेस पे चल रहा है, क्योंकि ये कर्व सरफेस पर चल रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पक्का बदल रहा है। जब डायरेक्शन पक्का बदलता है तो एक ऐसा फोर्स पक्का लगता है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, जिससे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन पक्का आता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि mg का जो कंपोनेंट है इस तरफ और वो जो नॉर्मल है वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर का होगा कुछ, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात पक्की हो गई। और कुछ? और कुछ नहीं। 11th क्वेश्चन, सिस्टम जो दिखाया गया वो इक्विलिब्रियम में है। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है ना। अब बोलो क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? अभी एंगल हमको अल्फा दे रखा है, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देखेंगे हम। यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर म्यू एन, इधर टेंशन, इधर टेंशन, ये वाला एंगल अल्फा। इसका भी वजन है क्या रिंग का? लाइट दिया हुआ, लाइट दे रखा है। तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो एन इज इक्वल टू टी कॉस अल्फा। हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तो टी साइन अल्फा म्यू एन, और 2t cos अल्फा इज इक्वल टू इसका वेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं, डीपीपी हो गया है ना। कितने लोगों ने डीपीपी अटेम्प्ट किया था और जिनके पास सबूत भी है यहाँ पर? कितने लोग हैं? चलो बढ़िया बात है, रेस चली जा रही है ना। कुछ लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, ये अंतर उनको बहुत दिनों बाद पता लगेगा, कुछ लोगों को बाद में समझ में आएगी, है ना। तो ये डीपीपी का हिसाब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एचएलपी के 2-3 सवाल, 5 सवाल, 2+3 सवाल। तो एचएलपी के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक है कोई समस्या? सीधे हैं क्या कि हो गए? हो गए सब? एचएलपी के लायक नहीं है, इजी लेवल प्रॉब्लम। दिखाओ जरा एक बार, देख बता देता हूँ।
दूर जाने वाला जो दोनों की वेलोसिटी के बीच का एंगल, ठीक है। टक्कर मार के ऐसे दूर जाएंगे ना, तो उनके बीच का एंगल, वेलोसिटी के बीच का एंगल है बाद वाले। हाँ, दो वेलोसिटी के बीच का। तो कोई सवाल नहीं, समस्या नहीं है ना? मतलब आगे बढ़ने में, आगे पढ़ने। तो अपनी क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, रॉड का लिख लिया था, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का लिख लिया था, ठीक है। तो अब हम लिखना चाह रहे हैं इसके आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ये ऐसे घुमाई जाती है, इसकी लेंथ है एल, इसका मास है, ये एंड x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू एल है। लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट x की पावर n kg पर मीटर। लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, मास पर यूनिट लेंथ x का फंक्शन है। इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे तो उसका मास जो है वो डिपेंड करेगा कि वो टुकड़ा कहाँ से काटा है। अलग अलग जगह पर डेंसिटी अलग अलग है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। दी हुई रॉड का दी हुई एक्सिस के अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हो गया? एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका विड्थ था dx, और वहां की मास पर यूनिट लेंथ था लेमडा नॉट x की पावर n। तो dx विड्थ वाले का मास हो जाएगा लेमडा नॉट x की पावर n इंटू dx, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे सबको ऐड कर देंगे तो यहां से सॉल्व करने से हमको मिलेगा लेमडा नॉट x की पावर n प्लस 2 dx, 0 से l, तो ये आ जाएगा लेमडा नॉट l की पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3।
ऐसा हो गया। अब इसमें एक और बात है, हमें इसका मास भी दे रखा है, तो अगर हम मास का भी कैलकुलेशन करेंगे तो इंटीग्रल इसका मास हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स की पावर एन डी एक्स, 0 से लेके एल तक टोटल मास को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट एल की। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं आई डिवाइडेड बाय एम, तो आई को एम से डिवाइड कर दूं, एन प्लस वन अपॉन आई इज एन प्लस वन अपॉन एन सी। अगर इनकी वैल्यू 0 होती तो एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाता। नहीं जा रही, अभी आवाज जाने लगे हुए। ऑनलाइन में दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, काफी ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये हमने एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हमने सीखा कुछ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कुछ स्पेसिफिक एक्सिस के लिए, पर हम जानते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट की तो अनंत एक्सिस हो सकती है। फिर इसमें फिर वापस से दोबारा से मेहनत करो, एक को याद रखेंगे, कितनों को याद रखेंगे? तो फिर हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जब एक जानते तो दूसरा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमारे पास कुछ थ्योरम है जिनकी सहायता से हम एक एक्सिस से दूसरे जा सकते हैं। तो उनमें से हम इस थ्योरम की बात करना चाहते हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है इसकी कंडीशन क्या है ये देख लो। पहली शर्त तो इसमें ये है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑब्जेक्ट which can lie in 2D। जो 2D में आ सकते हैं उसी के लिए लगा सकते हैं, 3D वालों के लिए लगेगा नहीं। ये थ्योरम सिलेंडर पे मत लगाना, स्फेयर पे मत लगाना, कोन पे मत लगाना, क्यूब पे मत लगाना।
कोई भी 3D वाला ऑब्जेक्ट आ जाए उस पे मत लगाना, 1D 2D वाले, 2D वाले में 1D वाला भी आ जाएगा, तो एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑब्जेक्ट्स विच कैन लाई इन 2D। ऐसी वस्तुएं जो 2D में आ सकती उन्हीं के लिए है। डिफाइंड फॉर 3 परपेंडिकुलर concurrent axis out of which 2 axes must lie in plane of object। ये 3 एक्सिस का फॉर्मूला है और ये ऑनलाइन में अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें फिर? घंटे बजाता ये इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है 2D में आना चाहिए और 3 एक्सिस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक ही पॉइंट से पास करती हैं, उनमें से 2 एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसा भी हो चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, होना 2D का ही चाहिए बस। मान लेते हैं ये कोई है, ऐसा कोई प्लेट ले लिया हमने, अब उसमें हम क्या कह रहे हैं कि 3 एक्सेस बनाने जा रहे हैं। एक एक्सेस तो यही ले लेते हैं, एक एक्सेस ये ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सेस ले लीजिए। हाँ, ये बीच में इंटरनेट अभी बंद हो गया था, फिर ये आया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना। एक बार दोबारा स्टार्ट करके देख लो। आ रहे हो, बुला ले। ये जो है ना 3 एक्सेस है हमारी, एक्स, वाई और जेड। अब देखो क्या, ये तो सीधा सा केस है, यहां पर एक पार्टिकल लिया हमने, इसके एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से प्लेन में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन। तो अपने पास कंडीशन जो लिखी है कि 2 एक्सेस ऑब्जेक्ट के प्लेन में आनी चाहिए, आ गई। तीसरी एक्सेस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, वो दिख रही है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो तो y है और यहां से जो डिस्टेंस है वो x है। तो आप बताइए कि इसका x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस dm मास का, इस dm मास का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? dm y स्क्वायर। और y एक्सिस के अबाउट x स्क्वायर और z एक्सिस के अबाउट z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा हो गया, इसको इंटीग्रेट किया तो ऐसा हो गया।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एक्स वाई प्लेन. आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड when object is in yz plane. सीधी सादी बात है ये, इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. हमने ये तो सीखा ही था कि एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर सकते हैं हम, परंतु अब हमें ये पता चला कि दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने से तीसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है. ऐसा हो रहा है यहाँ पर. एक्स एक्सिस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वाई एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ेंगे तो जेड के अबाउट आ जाएगा. ये चमत्कार सिर्फ 2D के ऑब्जेक्ट में होगा, है ना, जो 2D में आता है. तो जेड वाली एक्सिस तो वो है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो हमेशा जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होगी उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस प्लेन में आने वाली दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा. और ये थ्योरम कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए बनाई गई. इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे पता, एक सवाल कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा. बढ़े इसके आगे. एक तो मुझे लगता है वो जो पंखा लाइट को काटता है ना, इसका रिफ्लेक्शन आता है इसमें. जैसे इधर से लाइट आती है वाली लाइट, तो ये पंखा बीच बीच में आता है, तो इससे फ्लक्चुएशन आता है फोटोग्राफ के अंदर. ये हो गया नोट. एक छोटा सा सवाल करके दिखाइए. यूनिफॉर्म रिंग है ये. इसका मास m और रेडियस r. इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके अबाउट तो आपको बताया नहीं ना. इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आ गया ना, सीधा साधा है. जिसको हम जानते हैं वो ये है. ये वाले एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं, तो ये वाली एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस बनने का हक रखती है. इसको हम जेड बना देते हैं. अब हमें दो एक्सिस की जरूरत है जो इसके परपेंडिकुलर हो. एक तो दिख ही रही है, एक और अपनी तरफ से खींच देते हैं हम. अब वो 3 परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सिस हमको मिल गई है, क्योंकि ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं. उसमें से दो एक ऑब्जेक्ट के प्लेन में आ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा 2D है, सारी शर्तें लागू हैं. तो अब हक रखते हैं हम एक थ्योरम का इस्तेमाल करने का, जो ये कहती है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई.
अब हमको तो पूछा है एक्स एक्सिस के अबाउट और हम जानते हैं जेड एक्सिस के अबाउट, तो ये तो हो गया एम आर स्क्वायर और आई एक्स, और इसको भी आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स, क्योंकि आई वाई आई एक्स के बराबर होगा। तो यहां से आई एक्स की वैल्यू आ गई एम आर स्क्वायर बाई 2। इस तरह से पता लग गया। ये आई वाई आई एक्स के बराबर कैसे हो गया? क्योंकि ये रिंग यूनिफॉर्म है, तो इसे डायमीटर के अबाउट घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो इस डायमीटर के अबाउट घुमाओ, चाहे इस डायमीटर के अबाउट घुमाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम हमने जान लिया। इस थ्योरम का कोई और यूज करवाएं। चलो ये बताओ, फिर एक और सवाल कर लेते हैं, अगले पेज पे करते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट की साइड्स हैं ए और बी। और इसको इस एक्सेस के अबाउट घुमाया जा रहा है। ये यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास m, find moment of inertia about shown axis। अब पता करो। इसके सेंटर से गुजरने वाली इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है ये, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कैसे लिखोगे जरा देखते हैं अभी। हो गया ना सबसे? जो प्रयास करेंगे वही सीखेंगे। जिस दिन प्रयास करना शुरू करेंगे, सीखने की शुरुआत उसी दिन होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अब देखते हैं। हम तो नहीं जानते, हम तो इसको जेड एक्सिस मानते।
फिर z मानते तो फिर 2 एक्सेस और बनाते हैं, x और y, शर्तें लगाते पूरी। आई जेड, ठीक है। हम तो किसी एक्सेस के अबाउट जानते ही नहीं है और पूछ लिया हमसे, है ना, तो अब कैसे निकालेंगे? देखो, जेड एक्सेस के अबाउट निकालते वक्त हमें दिक्कत महसूस हो रही थी, तो हमको लगा क्यों ना एक्स और वाई के अबाउट देख लेते हैं, उसमें कम दिक्कत महसूस होगी शायद। तो इतना हम कह सकते हैं कि जेड एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स और वाई के अबाउट जो होगा उसका सम होगा। ये तो पक्का हो गया, 2D का ऑब्जेक्ट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक्स एक्सिस के अबाउट सोचते हैं कि उसके अबाउट क्या होगा। तो हमारे पास एक रूल है कि अगर कोई भी मास है उसको एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। अगर मैं इसको एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे समेट दूंगा गोल 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 गोल, तो ये ए लेंथ का रॉड बन जाएगा और ये उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो ml²/12 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मुझको पता लगा ma²/12। फिर मुझको ये y एक्सिस के अबाउट पता करना है, तो मैं इसको ऐसे समेट दूंगा और ऐसे एक रॉड बन जाएगा, इसका लेंथ b होगा, तो mb²/12, क्योंकि रॉड का हमने सीख रखा है। तो जो हमें चाहिए वो यही है, जान गए हम कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²+b²/12 होता है ना? ठीक है कि नहीं? याद रखना अब इसको। चलो मौका देते हैं, फिर से मौका लीजिए, देखें आप क्या करते हैं। अगर इसकी जगह एक स्क्वायर प्लेट होती, रेक्टेंगुलर प्लेट की बजाय एक स्क्वायर प्लेट होती जिसकी साइड ए और ए होती, तो इसका क्या होता? ये तो बड़ा जल्दी पता कर दिया कि इसमें कुछ खास नहीं था, b बराबर ए रख दिया, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेट में आपने मुझे बताया कि ma²/6, ठीक है। तो फिर मैं आपसे चौथा सवाल पूछ लेता हूं। अब स्क्वायर प्लेट को है ना घुमाना चाहता हूं मैं, इसके डायगोनल के अबाउट। अब देखता हूं क्या करोगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। थोड़ा 3D व्यू है इसलिए ऐसा दिख रहा है वो, है ना, टॉप व्यू नहीं दिखाया है। अब इसका मास है और ये है यूनिफॉर्म। हो गया? बड़ा सीधा सवाल था, कर दिया होगा आपने।
देखो जरा, अगर मैं एक एक्सिस और खींच दूं जो इसका दूसरा डायगोनल बने, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और एक तीसरी एक्सिस अपनी वो वाली खींच दूं जिसका मैं जानता हूं, तो मैं अब इक्वेशन इस्तेमाल करने जा रहा हूं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड तो आप लोगों ने बता रखा है एम ए स्क्वायर बाय 6 है, और ये दोनों बराबर है, तो आई एक्स की वैल्यू हो गई एम ए स्क्वायर बाय 12। इसको एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल, ठीक है। तो हमको पता लगा कि स्क्वायर प्लेट का उसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 12 है। यहां तक जान गए, अगले पेज पे चलते हैं, है ना? बोलो, कुछ कह रहे हो? मैंने ऐसा किया नहीं, है ना? आजादी पूरी है, करो। बहुत अनंत रास्ते हैं, मैंने तो एक ही रास्ता दिखाया है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगर स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, प्लेट हमको स्क्वायर दिया है, अब थोड़ा दूसरे एंगल से दिखाते हैं प्लेट को, और हमने डायगोनल की बजाय ऐसे टेढ़ी एक्सेस ले ली। डायगोनल की बजाय ऐसे टेढ़ी एक्सेस ले ली। इस एक्सेस के अबाउट बताना है। ये साइड इसकी ए है और ये साइड भी इसकी ए है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, फिर एम स्क्वायर बाय 12, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस रहती है, वो भी इसके जैसी ही रहती है। तो ये एक्स है तो ये वाई है, तो यूं करके जेड हो जाएगी। जेड के अबाउट हम जानते हैं, तो 2i(x) इज इक्वल टू आई जेड, तो i(x) इज इक्वल टू आई जेड बाई 2, तो एम ए स्क्वायर बाय 12। तो इससे हमें ये पता लग गया कि किसी भी स्क्वायर प्लेट का उसके सेंटर से गुजरने वाली किसी भी एक्सेस के अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, या फिर इसके अबाउट, सब के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक है, कोई अंतर ही नहीं इन चारों एक्सेस के अंदर, अगर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है तो। ठीक है। सबके अबाउट एक ही आंसर है, एम ए स्क्वायर बाय 12। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया नोट। अब अगला सवाल है आपसे कि हमारी प्लेट जो है स्क्वायर ना होकर के रेक्टेंगुलर है, अब इसका डायगोनल है, अब बताओ। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, एम मास की है ये, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है।
इस रेक्टेंगुलर प्लेट का इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। देखते हैं कौन बता पाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो कहना चाहते हैं कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ट्वाइस ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। एक ट्रायंगुलर प्लेट का हम जानते हैं, है ना, mh² / 6 होता है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये h, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ये h। तो ट्वाइस ऑफ m/2 इंटू h² / 6 mh² / 6 ये फार्मूला होता है। 2 काट दिया तो ये आ गया mh² / 6। अब रही बात कि h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू हम जानते हैं। अगर ये वाला एंगल थीटा मानते हैं, h बराबर a sin थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू b/a। तो sin थीटा इज इक्वल टू b/√(a² + b²)। तो यहां पुट कर देंगे h की जगह a sin थीटा की जगह ये रख देंगे, 2 से काट देते हैं तो ma² b² अपॉन 6 a² + b²। यही है कि नहीं है? क्या कहते हो? ट्रायंगल जोड़ सकते हैं ना, जोड़ के दिखा दियो। अब कुछ भोले लोग क्या है, पिछले वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे होंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में के लिए वो दोनों डायगोनल बना रहे होंगे ऐसे, ये वाला डायगोनल, ये वाला एंगल 90 थोड़ी है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए दोनों तीनों ऐसे परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो ऐसे थ्योरम थोड़ी लगाते हैं कुछ भी लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो दो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो जो बात स्क्वायर में हो गई वो रेक्टेंगल में नहीं हो पाई, ऐसा हम जान गए। इसलिए मैंने रास्ता बदला, ट्रायंगल का रास्ता पकड़ा, दूसरी गली से चले गए, गली बंद आई, रास्ता बंद हो जाता है, दूसरे रास्ते जाना पड़ता है। हालांकि ट्रायंगल से पहले भी निकाल सकता था, पहले जानबूझ के मैंने बताया नहीं, क्योंकि पहले बताते तो इसमें भी लग जाता है, फिर आपको गलत कैसे होता? ये तो सही सही हो जाता ना।
तो गलत कराने के लिए पहले एक बार वैसे बताया गया ताकि उसकी आदत हो जाए, फिर अगले में आपने उसको लगा दिया। अब समझ में आए कि दो दो रास्ते, दोनों रास्ते भी बता दिए गए, जानकारी भी हो गई कब कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता है ना। ठीक है ना, बढ़ते हैं इसके आगे। अब आप इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है उसके अबाउट तो बता सकते हो, बता सकते हो ना, जो इस डायगोनल के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपको ये पता है और ये वाला भी पता है, तो ये वाला नहीं लेगा, है ना, ये आप जान जाएंगे। एग्जाम के लिए वो सवाल बनेगा ना, ऐसे टेढ़ा सा बना देंगे कि इस डायगोनल के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से जाने वाले एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो सीधे सीधे नहीं निकलेगा, पहले उसे डायगोनल खींचना पड़ेगा, इस डायगोनल का उसे याद होना चाहिए, फिर ये वाला याद होना चाहिए, फिर वो कर लेगा। इसके आगे बढ़ रहा हूं। अभी इसमें नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, इसमें हो गए काफी सवाल। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कोई शर्त नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी के लिए भी लगाओ, सबके लिए लगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है, डिफाइंड फॉर टू पैरेलल एक्सिस out of which one must pass through center of mass। इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में सेंटर ऑफ मास का कहीं भी हमने जिक्र नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मास को सेंटर ऑफ मास पर रख देना और लगा देना, ऐसा काम कभी करना मत, है ना। पर पहली बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ये थ्योरम की डिमांड है, इस थ्योरम की वजह से हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो उसी पे लगा सकते हो जिसका सीएम आपको पता है, जिसका सीएम नहीं जानते हो उस पर नहीं लगा पाओगे, तो ये इसकी शर्त होगी बस, उस ऑब्जेक्ट का सीएम पता होना चाहिए। मान लीजिए कि इसका सीएम यहां रहता है, तो इस सीएम के परपेंडिकुलर, मतलब सीएम से तो बहुत सारी एक्सेस जा सकती है, कोई भी एक्सेस ले लीजिए, सीएम से गुजरने वाली असंख्य एक्सेस है, इनफाइनाइट एक्सेस एग्जिस्ट करती है, कोई भी एक ले लीजिए। अगर आपने ये वाली एक्सेस ले ली तो इसी के पैरेलल आपको एक दूसरी एक्सेस लेनी होगी, वो भी कोई भी ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, वस्तु से बाहर भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सेस को ए बी एक्सेस कहते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है, दो पैरेलल एक्सेस के बीच का डिस्टेंस है डी। इस ऑब्जेक्ट का मास है एम, चाहे वो यूनिफॉर्म चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, बस ये पता है कि ये इसका सीएम है, ये सीएम से पास होने वाले एक्सेस है, और ये उसके पैरेलल किसी एक्सेस की बात कर रहे हैं जो डी डिस्टेंस दूरी पर है। तो थ्योरम क्या कहती है, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट about
an axis passing through CM, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आई ए भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ए बी, which is parallel to axis through CM. दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये लगती है सभी के लिए, सिलेंडर स्फीयर सब लगा लो, हर वस्तु के लिए लगा सकते हो, चाहे हो यूनिफॉर्म चाहे हो नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना ध्यान रखना कि सीएम का है, सीएम पता होना चाहिए, क्योंकि एक एक्सिस सीएम से जरूर पास करनी चाहिए, दो में से। और बड़ा आसान है ये, एक बार आप सीएम से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जानते हो तो आपको किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए बहुत ही कम मेहनत करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐड कर दो, ऐड करते तुरंत मिल जाएगा, कितना कम मेहनत है ना। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जानते हो अगर, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए सिर्फ इतनी सी टर्म ऐड कर देना, आपको बहुत सारे एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। इससे एक बात साबित होती है कि सारी एक्सिस में से वो वाली एक्सिस जो सीएम से पास करेगी उसी के अबाउट सबसे कम होगा, क्योंकि प्लस एम डी स्क्वायर करके तो दूसरों का आ रहा है, तो सीएम में तो डी जीरो हो जाएगा ना। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीएम के अबाउट होगा। तो अगर मेरे पास सारी पैरेलल एक्सिस हैं, उन पैरेलल एक्सिस में से सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के अबाउट ढूंढना है तो सीएम से पास करने वाली एक्सिस ही होगी। पर मैं ये जानता हूं कि सीएम से पास करने वाली एक्सिस तो बहुत सारी होगी, तो अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो जो वर्टिकल एक्सिस सीएम से गुजरेगी वो सबसे कम होगी सभी वर्टिकल एक्सिस से। जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का हिसाब लगाऊंगा तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएम से गुजरेगी वो सबसे कम होगी बाकी सभी से। फिर ऐसे सभी तरफ के प्लेन में जाएंगे तो हर बार सीएम से पास करने वाली सबसे छोटी होगी, फिर सीएम से पास होने वाली सभी एक्सिस का आपस में कंपटीशन करवाएंगे, तो उसमें से वही जीतेगा सीएम ही। अगर घर के भारत के खिलाड़ी खेलेंगे तो भारत ही जीतेगा। हाँ, दोनों टीम, क्रिकेट की दोनों टीम भारत की है, ये भी भारत की टीम है, ये भी भारत की टीम है, तो जीतेगा भी भारत और हारेगा भी भारत, ऐसे ही होगा ना। तो सारी टीम अगर सीएम की आ जाएगी, ये वाली एक्सिस भी सीएम की सबसे कम, ये इनमें आपस में सबसे कम, इनमें सब में कंपटीशन कराएंगे तो जो एक्सिस आएगी वो सीएम से पास करने वाली ही आएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम अगर है तो इससे ये पता लग गया कि वो एक्सिस जरूर सीएम से पास करेगी, ये पक्का है। अब इसमें एक बात और बता देता हूं अगले पेज पे, ये अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका सीएम है, अगर आपने एक्सिस 1 ये ले ली, एक्सिस 2 ये ले ली, एक्सिस नंबर 1 एक्सिस नंबर 2, अगर आप चाहते हो कि 1 एक्सिस और 2 एक्सिस ये दो पैरेलल एक्सिस हो गए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये लिखना चाहते हो तो थ्योरम तो ऐसा कहते ही नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ऐसा कर लेना। ये वाला डिस्टेंस d1
ये वाला डिस्टेंस d2, तो ये लगा देना I2 माइनस I1 md2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये थ्योरम लगा देना, बेकियम थ्योरम। अगर दोनों एक्सिस में से कोई भी एक्सिस सीएम से ना गुजरे तो जो मैं बता रहा हूं वो लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं, 2 बार लगा के घटा देंगे, आईसीएम वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जैसे मुझे 1 के अबाउट पता है और 2 के अबाउट पता करने, तो पहले 1 और सीएम के लिए लगाएंगे, फिर 2 और सीएम के अबाउट लगाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीएम वाला कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इस थ्योरम को लगाने के लिए भी आपको सीएम की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि d1 d2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सीएम, सीएम से उस एक्सिस का डिस्टेंस है, ये पक्का हो रहा है। तो इस तरह से ये हमने थ्योरम जान ली, पर हमने ये बताया नहीं कि कैसे आई, है ना। तो ऐसा कोई विद्यार्थी जिसके मन में उत्सुकता है कि आई कैसे, हम कैसे माने, है कि नहीं कोई तुम्हारे में ऐसा उत्सुकता, तो खुद से कर लेना डिराइव, घर पे जाके डिराइव करना। ठीक है, अब तो मंजिल बताई दी गई कि ये मंजिल है, रास्ता तुम चुनो। ठीक है, कैसे डिराइव करेंगे अब ये समस्या आ जाएगी। तो मान लेना कोई एक पार्टिकल, फिर मान लेना उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, फिर उसका डिस्टेंस एक्सिस से लिखना, फिर ऐसे समेशन का साइन लगाना, ऐड करना, सीएम को ढूंढना, उसके अबाउट भी लिखना, हिसाब किताब लगाना, थोड़ा दिमाग भी लगाना, इतना करोगे ना फिर मिलेगा मंजिल। और अगर मंजिल भटक जाओ तो एचसीवी खोल के देख लेना, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, पता लगेगा कि पढ़े लिखे हो कि नहीं, पढ़ के भी समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी मैं देख रहा था कि 1 + 1 = 2 जो है ना, उसमें एक मैथमेटिशियन लोगों ने उसका प्रूफ दिया है एक किताब के अंदर। कितने पेज का प्रूफ था, 370 पेज का था शायद, 270 या 370। 1 + 1 = 2 मान कर। और उनकी किताब, ये बहुत पहले की बात है, 1910 में इन्होंने किताब पब्लिश किए थे, और उनकी किताब फ्लॉप हो गई, चली नहीं। बड़ी मेहनत करके तो उन्होंने प्रूव किया 270 पेजों में, 270 या 370 जो भी पेज थे। तो प्रूव करना आसान नहीं होता है, 1 क्या है और फिर उसमें जोड़ने वाला 1 क्या है, और ये 1 में प्लस मतलब क्या है, ये सारे अजम्पशन है। हम क्या क्या मान बैठे हैं ये जानते नहीं, 1 1 2 करते करते, है ना। जब उसका हिसाब लगाने बैठते हैं तब पता लगता है। तो छोटी सी चीज को प्रूव करने के लिए 270 पेज लग जाते हैं। आप घर पे प्रूव करके देखना, अटक सकते हो, तो आपको मदद के लिए मैंने गाइड बताई दिया। पढ़ लिख करके भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये भी आपको पता लग जाएगा कि किताब में सॉल्यूशन भी दिया हो तो भी समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, है ना। देख लेना, मैंने दिशा दे दी है। सवाल करते हैं, ये सवाल कीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। अब ऐसा करते से है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब हमारे को कई जगह मदद करने वाली है। पहले ये इच्छा हुई होगी आपकी डिस्क के लिए, इस वाले एक्सेस के अबाउट क्या होगा। अब आगे वो एक्सेस हमारी, ये है यूनिफॉर्म डिस्क, इसका मास m और इसकी रेडियस r, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट क्या होगा।
क्या आप लोगों ने निकाल लिया आंसर? अब इसका सीएम ढूंढेंगे पहले, फिर सीएम से पास करने वाली एक्सेस बनाएंगे जो इसके पैरेलल होगी। तो अब फॉर्मूला इसका नाम ए बी रख देंगे। तो आई ए बी आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई ए बी हमको चाहिए, आई सी एम हम जानते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ऐसे तो हम डिस्क का पता कर लेंगे, रिंग का पता कर लेंगे, सॉलिड स्फीयर का पता कर लेंगे, हर एक का पता कर लेंगे ऐसे शिफ्ट करके। इधर से उधर ले जाने में क्या जाता। दूसरा सवाल देखते हैं, ये आपने कर लिया। अगले पेज पे चलूं मैं। देखिए फिर अब आपको मैं क्या सवाल दूं कि थोड़ा दिक्कत आए। ऐसा ले लेते हैं, ये साइड ए बी और ये सी, मास इसका एम। ये जो एक्सेस आपको दिख रहे हैं ना साइड वाले, इस एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड को घुमाया जा रहा है इसकी एज के अबाउट, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इसका बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। देखते हैं बता पाएंगे कि नहीं। बंद करना है, कराओ। क्या आप लोगों ने निकाल लिया आंसर? सारे? अच्छा, देख लो, तुम्हें जो लगे कर लो। अच्छा, हाँ वैसे तो बीमारी का टाइम चल रहा है अभी, मौसम चेंज होता है तो लोग बीमार हो जाते हैं। ठंड बढ़ रही है थोड़ी। देखो अब इसका जवाब। हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस के पैरेलली मास को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये प्लेट बन जाएगी और वो प्लेट ऐसे दिखाई देगी। इस प्लेट का इसका सीएम जानते हैं यहां पर है, और इसके अबाउट हम पहले से जानते हैं। तो ये बन गई हमारी ए बी एक्सिस और ये सीएम से पास करने वाली। तो आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी एम तो हम जानते हैं एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12 प्लस ये वाला डिस्टेंस चाहिए
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस क्यूबॉइड को हमने पिचका दिया, इसका एक रेक्टेंगुलर प्लेट बना दिया, ऐसे ऊपर उठाया, रेक्टेंगुलर प्लेट बन गया। कॉर्नर के अबाउट निकालना था, सेंटर के अबाउट जानते थे, सेंटर सीएम वाला था, थ्योरम लगा दिया। कितना आएगा? एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, बढ़ू मैं आगे, कुछ रह गया? बढ़ जाए आगे। अब ये सवाल करके दिखाएं, तीसरा सवाल। ये हाफ डिस्क है और इसके अबाउट निकालना है। आप देखो कि गलत कैसे होता है। क्या आंसर लिख दिया? आ गया क्या?
देखो ये वाली एक्सरसाइज इसके अबाउट हम जानते हैं, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। I2 माइनस I1 m d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सीएम से पास नहीं करती, तो भूल मत जाना, ढूंढना कोई तो सीएम से पास होनी चाहिए, क्योंकि सीएम तो यहां रहता है, जो यहां से 4r/3 है, जो कि यहां से r माइनस 4r/3 तो अब I2 तो हमको जानना है, I1 तो डिस्क का इसके अबाउट वही है जो होता है mr²/2 m d2 स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस r माइनस 4r/3 का स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर m इंटू 4r/3 का स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो यहां से जो रिक्वायर्ड I2 है वो हो जाएगा 3/2 mr², और ये वाली एक टर्म कट जाएगी और एक टर्म ऐड होके आ जाएगी माइनस साइन के साथ, 2ab 8mr²/3 2ab आएगा ना, माइनस 2ab। ऐसा ही निकाला हुआ, नहीं निकाला तो समझ गए होंगे कैसे निकाला करते। चलो ये सवाल किया, अगला सवाल करते हैं, इधर कर देते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर में से भी हमने एक स्फेयर निकाल लिया, ये ऐसे घूम रहा है, इसका मास m, रेडियस r, ये यूनिफॉर्म, और इसके अंदर ये है केविटी, स्फेरिकल केविटी इन ए स्फेयर, ऐसा हमको दिया है। आप जरा निकाल के दिखाओ, हिसाब किताब लगा के दिखाओ। स्फेयर में से स्फेयर निकाल दिया, जो बचा वो है m मास का, इसी का m मास है, और जिसका m मास है, सही कह रही हो, ये रेडियस है इसका, ऐसा दिखा देता हूं चलो।
हो गया क्या? आ गया आंसर? अभी मिलाते हैं, गलत होने की काफी संभावना है, चेक कर लो। तो अब हम मिलाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ये जो स्फीयर था, अगर ये होता पूरा तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होता, और एक छोटा स्फीयर जिसका सेम एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस तो इसके सेंटर से पास करी तो इसके तो कॉर्नर से हो जाएगी, इसका I2 होता। तो जो हमको चाहिए वो I1 माइनस I2 है। अगर हम इसका मास M1 मानते, इसका मास हम M2 मानते, इसकी रेडियस तो हम R ही जानते, और इसकी रेडियस तो R/2 है। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो ये हो गया M1 R² 2/5, M1 R² हो गया, माइनस ये 2/5 प्लस MR², तो कितना होता है 7/5। MR/2 का स्क्वायर 2/5 MR² प्लस MR² होता ना, तो 7/5 MR² हो गया इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो इसमें से इसको घटाना है, यहाँ पर M2 आना है और R की जगह R/2 आना है, क्योंकि उसका रेडियस R/2 है। अब M1 M2 का वैल्यू रखना है, बस इतना सा मामला है। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R³, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R/2 का क्यूब, और जो हमें दिया हुआ है जो कि कुछ ऐसा है, इसका वॉल्यूम इसका घटाने से आ जाएगा। इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम V/8 हो गया, तो इसका वॉल्यूम 7V/8 हो गया। तो जिसका वॉल्यूम 7V/8 है इसका मास M है,
तो V वॉल्यूम वाले का मास होगा 8m/7, यानी M1 की वैल्यू 8/7m और इसका मास हो जाएगा m/8, m/7, इसके मास का 1/8। अब यहां सब्स्टिट्यूट करने की बारी आती है। 8/7m r²/5 माइनस 7/20 तो ही गई। अब m2 की वैल्यू हो गई m/7 r²। ये तो बढ़िया होगा, 7 कट रहा है। m2 की वैल्यू m/7 हो गई, क्योंकि इसका v/8 है और उसका 7v/8 है ना। तो अब यहां से कुछ कट रहा है क्या? 7 कट रहा है, 7 काट देते हैं, या 7 काटने से अच्छा नहीं लग रहा है, 7 जिंदा रहने देते हैं। 7×5 35 और ये 4 से गुणा कर देते ऊपर नीचे, तो नीचे आ जाएगा 140 और mr² आगे हो ही गया। 4 से 16 चौक 64, 64 में से 7 गया तो 57, 57/140 आया। ऐसा मिल रहा है, उधर भी आ रहा है। बाकी को समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे हम। तो अब हमने थ्योरम भी जान लिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लिया। अब आप होमवर्क में क्या करेंगे बताओ मुझे। संडे को टेस्ट है, तो एक डीपीपी का लेना, क्या पता डीपीपी में से भी आ जाता है टेस्ट में, है ना। तो ये अगला डीपीपी करके आ जाना। एक तो ये बात हो गई, तो उससे टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक एचएलपी के सवाल कर लेना, पिछले वाले टॉपिक के, है ना। आप निपटा देना, क्या 5-5 करोगे। अब जो बचे खत्म करो। कितने बचे हैं? कितने हैं? 10 तो खत्म हो चुके हैं। देखो मुझे शक्ल तो दिखाओ कैसे है। ऐसा करना, 21 तक कर लेना, अप टू 21, 11 से 21, एक डीपीपी 11 से 21 एचएलपी।